नमस्कार साथियों। आज इसी आशा के साथ कि आप सभी लोगों में से अधिकांश लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, साथ ही स्वस्थ होंगे और आपके घर के आपके मित्र, रिश्तेदार सभी लोगों का आप ध्यान रख रहे होंगे और उनके लगातार हालचाल पूछ रहे होंगे। और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं लाइक मास्क, डिस्टेंस और आपके मेडिसिन और आपकी एक्सरसाइजेस, उन सभी को आप लोग घर में रहकर पूरा उसका पालन कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और आपको करना भी चाहिए। साथ में वैक्सीनेशन वो बहुत ज़रूरी है और कंपलसरी भी है। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग 18+ हैं, अपने रजिस्ट्रेशंस कराएं और रजिस्ट्रेशंस कराएं और उसके साथ ही साथ आप लोग वैक्सीनेशन को विदाउट एनी हेजिटेशन उसकी ओर उसको लें। साथ में एक और चीज़ आप सबसे अपील करना चाहूँगी, जितने भी साथी हैं, कि आपके आसपास या जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं जो कोविड के बाद ठीक हो रहे हैं और अब रिकवरी उनकी अच्छी हो रही है, तो प्लीज़ एक शॉर्ट टेक्स्ट या जो भी आपके छोटे से वीडियोस हों शॉर्ट, कि उन्होंने क्या क्या किया, वो कैसे इसमें उनका रिकवरी रेट कैसे रहा और उन्होंने स्टार्टिंग से जिस दिन पहले दिन ये सारी चीज़ें सिम्टम्स उनको आए, वहाँ से उन्होंने कैसे कैसे अपनी दिनचर्या का पालन किया। तो वो प्लीज़ अगर ऐसे भी वीडियोस हमारे पास आते रहें और लोगों के पास शेयर होते रहें, तो आई थिंक उसको सोशल मीडिया पे अधिक से अधिक शेयर करिए। और अपने एटलीस्ट अगर हर एक व्यक्ति अपने घर के, अपने आसपास के किसी भी कुछ ऐसे सक्सेस वीडियोस को शेयर करता है, ज्वाइंटली शेयर करता है, पूरी फैमिली मिलके एक साथ शेयर करती है, तो आई थिंक कि ये एक माहौल डेवलप करेंगे। आज भी आप देखिए कि एक माहौल सा डेवलप हो गया है और जिसमें कि हम एक ऐसा माहौल, इसके जस्ट अगेंस्ट एक ऐसा माहौल डेवलप कर सकते हैं, वो भी हमारे ही हाथ में है। तो चलिए आज मेरी तेरी कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और चीज़, हो सकता है आज का सेशन थोड़ा ये दो पार्ट में बढ़े, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो एक बिहेवियर मैकेनिज्म पर पर से रिलेटेड है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। आज हमारा 6 एपिसोड है, तेरी मेरी कहानी का जो साइकोलॉजिकल सेशन है 6 है। इससे पहले मैं 5 टॉपिक्स पर आप लोगों को अलग अलग विषयों पर सेशंस दे चुकी हूँ। मैं जितने भी लाइक्स आए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग इसे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी हंड्रेड्स में रेगुलर व्यूअर्स इसमें मिल रहे हैं। हाँ, कमेंट्स और बाकी चीज़ें इसमें थोड़ी कम हैं, डजंट मैटर। आप इसे समझ कितना रहे हैं, आप इसे सुन रहे हैं, आप इसे देख रहे हैं, लेकिन आप क्या इसको एप्लीकेशंस में अप्लाई करते जा रहे हैं? आपकी एप्लीकेशंस में क्या चीज़ें आपने अप्लाई करनी स्टार्ट करी, या किसी को गाइड किया, या कैसे आपके अंदर ये सारे सेशन से चेंजेस ला रहे हैं? तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप अपनी स्टोरीज़ को या तो मेरे नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर शेयर करें, और साथ में अगर आपको कोई हेजिटेशन नहीं है तो प्लीज़ आप फेसबुक पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। आपके जो मैसेजेस हैं वो मेरे सेशंस की तरह ही बहुत ही मोटिवेशन देंगे आपके और मेरे बहुत सारे लोगों से। और हम सबकी कहानी जो है, जो ये कहानी का पूरा एक टाइटल है, वो डे बाय डे अपने आप में पूरा फुलफिल होता चला जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि जब भी मेरे सेशंस, मैक्सिमम टाइम हम 2 और 3 इयर्स बिफोर इसको बता देते हैं कि आज का सेशन कितने बजे होगा, तो आप लोग जब भी बैठे तो पेपर और पेंसिल लेके बैठें, वन थिंग। सेकेंड, इससे पहले जो भी सेशंस अगर मिस हो गया हो और आप उसे दोबारा से कभी सुनना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं आपको शेयर करूं, तो प्लीज़ आप मेरे पेज पर भी जा सकते हैं, और अदरवाइज आप मेरी पर्सनल जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे एपिसोड थे, लाइक फर्स्ट एपिसोड जो था वो अपनी पूरी लाइफ में कैसे एक साइकिलिंग और कैसे एक चेन को हम डेवलप करें, इस पर था। तो वहाँ मैंने 10 पॉइंट
पॉइंट्स बताए थे उनको कैसे कैसे आपने एप्लीकेशंस में लाया। एंड द सेकेंड डे 2 हमने जो बात करी थी वो इंसोम्निया पे बात करी थी, जिनको नींद नहीं आती, जो मेडिकेशन पर हैं या बहुत लंबे या सडन इंसोम्निया से डील कर रहे हैं। डे 3 हमने फियर पे बात करी थी। बहुत सारे आप और मेरे जैसे लोगों को कुछ फियरफुल थॉट फ्रिक्वेंटली आते होंगे और जिनसे आप लोग डील कर रहे होंगे या डील नहीं कर पा रहे होंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। एंड डे 4 वॉज लाइक हमारा टॉपिक था सैडनेस, दुख, जो अक्सर हालातों से या हमारी और आपकी किसी भी आसपास कुछ घटनाएं घटित होने पर हम सब लोगों को हो जाता है। तो दुख और कैसे दुख डिप्रेशन से डिफरेंट है ये भी मैंने उसमें बताया था। और डे 5 हमारा डिजिटल मॉब और भीड़ का मनोविज्ञान और कैसे हम इस भीड़ का हिस्सा न बने। तो ये जो मैं आज रिवीजन आपको करा रही हूँ इस सेशन में, वो इसीलिए करा रही हूँ कि ये सारे के सारे 5 जो हमारे टॉपिक्स थे वो आप सबको दोबारा से बिल्कुल रिकॉल हो जाएं, वो फिर से आपको याद आ जाएं, आप कोई भी चीज़ भूले नहीं। और साथ में इसमें क्या एप्लीकेशन रही, कैसे इसने आपकी लाइफ में चेंजेस लाए, कैसे आपने अपने घर के लोगों और खुद को इन सारी चीज़ों से अलग किया या शामिल किया, क्या इसमें ऐसा डिफरेंस आया कि हम कह सकते हैं कि आप सारे लोग अब इन सारी चीज़ों को समझ गए जो हमारे 5 टॉपिक्स डिस्कस किए। आगे क्या चाहते हैं वो भी मुझे डेफिनेटली आप लोग बताएं। और आज हम जो एक टॉपिक लेके यहाँ पर आए हैं वो है इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर को जब हम डिफाइन करते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर एक एक्शन होता है, ठीक है। वो एक्शन जो होता है वो विदाउट फोरसाइट का उसमें एब्सेंस होती है और वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनस्टेबल मोड पर होता है और वो ऐसे इम्पल्सिव बिहेवियर कुछ भी हो सकते हैं। लाइक वो कुछ ऐसे आसपास आपके लोग, जैसे आजकल लॉकडाउन है तो कई बार आपके सभी आप फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बच्चे भी घर में हैं और सभी लोग एक साथ हैं। जब सब सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ चल रही थी तो सब लोग अपने जॉब में काम में चले जाते थे तो हमें एक स्पेस मिलता था। तो कई बार चीज़ें ये सब बिहेवियर्स होते भी थे तो वो थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो जाते थे या उनको जगह नहीं मिलती थी, स्पेस नहीं मिलती थी, या हम ये सोचकर लेट गो कर देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं चलता है। तो ये जो इम्पल्सिव बिहेवियर है ये बहुत ही डेंजरस होता है और ये उस व्यक्ति के लिए भी जिसको ये प्रॉब्लम है और साथ में उन सारे लोगों को भी जिनके साथ ऐसे लोग रह रहे हैं इम्पल्सिव बिहेवियर वाले। ये एक पूरा टॉक्सिक सा एटमॉस्फेयर और एक इस लेवल पे क्रिएट कर देते हैं कि अक्सर लोगों को बहुत इसमें सालों साल गुजर जाते हैं और ना ही वो इम्पल्सिव बिहेवियर डिसॉल्व होता है और ना ही इसके साथ जो लोग जूझ रहे होते हैं वो भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाते हैं। तो ये जो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है ये उन लोगों को मैं कुछ इसमें सिम्टम्स बता रही हूँ कि आप कैसे इसको फाइंड आउट करें कि इम्पल्सिव बिहेवियर है या नहीं है। हेस्टी, जल्दीबाजी, अचानक से इंटरप्शन, अचानक से जल्दीबाजी करना, बहस करना, झगड़ा करना, फाइट करना, खुद को मारने लगना, दूसरे को मारने लगना, प्रॉपर्टी का नुकसान करना, एब्यूज करना या खुद को हमेशा गिल्ट प्रॉन्स बना के रखना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली अपने आप को ले डाउन कर देना, ऐसा दिखाना कि उनका सेल्फ स्टीम नहीं है, एंड देन सडन बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक बिहेवियर, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को शो करना, जैसे लाइक आप अक्सर सुनते होंगे। इस टॉपिक को लेने की एक और वजह भी रही कि घर में जो लोग हैं वो तो हैं, आप देख रहे होंगे, अक्सर सुन रहे होंगे कि वहाँ पर हॉस्पिटल में ऐसा हो गया, फिर उन्होंने हल्ला काटा यहाँ पर। उसमें से सबका इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं होता, उसमें से कुछ ही एक होते हैं अचानक से किसी को थप्पड़ मार देना, अचानक से एक मैं थोड़ी सी एक है मेरे संग कहीं एक मेमोरी में एक स्टोरी कि लाइक एक बार मैं एक किसी ऑफिसर थे उनके यहाँ किसी काम से गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि सडन एक उनका स्टाफ आया
और वहाँ पे उसने अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन दी। कुछ रीजंस होंगे और शायद कुछ इमरजेंसी और ड्यूटीज़ लगनी थी, तो जो हेड था उसने छुट्टी देने से मना कर दिया। जैसे ही छुट्टी देने से मना किया तो सडन ही विद इन 10 और 15 सेकेंड जो एक व्यक्ति था, स्टाफ था, छुट्टी मांगने जो आया था, तो उसने वहाँ पर तुरंत ही एप्लीकेशन को फाड़ दिया और फाड़ने के बाद जो उसका ऑफिसर था उसके ऊपर फेंक दिया। इतना ही नहीं, जैसे ही उस ऑफिसर का एक जो सब जूनियर जस्ट उनके बाद जो असिस्टेंट थे वो उठे और उन्होंने कहा कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, इतना ही कहना था और उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया। ये जो बिहेवियर हुआ अनप्रिडिक्टेबल था। जो समझाने उठे थे उन्हें नहीं पता था। जो एक जिस पोस्ट का व्यक्ति यहाँ पर छुट्टी मांगने गया था वो बहुत ही पढ़ा लिखा था। ये जो सडन अचानक से आक्रामक बिहेवियर है और उसके बाद इसमें अक्सर व्यक्ति को अनप्रिडिक्टेबल इसमें इसलिए है, इसमें व्यक्ति को ये नहीं पता होता इसका जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या होंगे। उसको ये भी नहीं पता होता कि ये सही है या गलत है, वो इसमें कोई रीजन नहीं दे पाता और इस घटना के बाद वो बार बार सॉरी बोलता है। जब वो सॉरी बोलता है तो आप और मेरे जैसे या और भी बहुत सारे ऐसे लोग बार बार इसमें मेल्ट हो जाते हैं और इसमें सोचते हैं कि ओके द पर्सन इज क्वाइट वेल, और यहाँ पर सिर्फ इसका एक ही बिहेवियर है कि इसको गुस्सा आ जाता है। और आप ऐसे लोगों को किन नामों से पुकार रहे होते हैं? आप इन्हें कह रहे होते हैं हॉट हेडेड, ये बहुत थोड़े गर्म मिजाज के हैं, ये थोड़े से रैश है और ये इनको थोड़ा सा इरिटेबल है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। इस तरीके के नामों से आप इन लोगों को पुकार रहे होते हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये सारे सिम्टम्स अगर किसी के अंदर हैं या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो प्लीज़ आप इसे बहुत ही सिंसियरली समझिए। ये कोई भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। हाँ, ये एक मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं है। मैं क्लियर कर रही हूँ, इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में एक सिम्टम्स की तरह लिया जाता है, बट सिर्फ इम्पल्सिव बिहेवियर इज नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर। बट ये जो बिहेवियर है ये क्या क्या खराब करता है और कैसे इन सब चीज़ों से हम बचें और उन अपनों को बचाएं, और साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करें कि अगर ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है तो ये क्या है। जो इम्पल्सिव बिहेवियर के कैंडिडेट्स होते हैं, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, लेटर ऑन आई विल आल्सो discuss the some more few symptoms like ये जो व्यक्ति होता है ये सबसे पहले कि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमारा पर्सन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत अच्छी होती है, वो कोई मेंटली सिक नहीं होता, वो अपार्ट फ्रॉम दिस बिहेवियर वो बहुत अच्छा बिहेवियर भी कर रहा होता है और वो अक्सर पर्सनालिटी डिसऑर्डर की रेंज में आ रहा होता है। तो ये मत समझिए कि इम्पल्सिव बिहेवियर इज नॉट अ डिसऑर्डर, बट अगर किसी व्यक्ति को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या एडीएसडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है तो भी वो ऐसे इम्पल्सिव बिहेवियर समय समय पर शो कर रहा होता है। यस, तो धीरे धीरे हम अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे ही आप व्यक्ति के अगेंस्ट उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बात नहीं मानते, उसका पैटर्न बिहेवियर होता है हर बार सामान उठा के फेंक देना, हर बार गाली देना शुरू कर देना, हर बार मारने के लिए आ जाना, हर बार कोई भी एक चीज का कीमती चीज का नुकसान कर देना, हर बार आपको धमकी देना या आपको ब्लैकमेल जैसा करना, इमोशनल ब्लैकमेल कि मैं मर जाऊंगा, ये और उसको बहुत ही मतलब एक अलग तरीके से डिस्क्राइब करना कि जो आसपास लोग रह रहे होते हैं वो सोचते हैं अभी तो बिल्कुल ठीक था और सडन क्या हो गया, और धीरे धीरे लोग इन लोगों के बिहेवियर के कंट्रोल में आने लगते हैं कि नहीं नहीं ज़्यादा मत करो नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगे, नहीं नहीं ऐसे मत बोलो ये ना फिर इसे गुस्सा आ जाएगा। तो कई बार घर में कोई फीमेल ऐसा बिहेवियर कर रही होती है, घर में कोई बच्चा ऐसा बिहेवियर कर रहा होता है, घर में कोई एक और एडल्ट मेल ऐसा बिहेवियर कर रहा होता है। तो आपको मैं ये यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये बिहेवियर इम्पल्सिव बिहेवियर बच्चों में, फीमेल में, मेल में इक्वली देखा जा सकता है। तो ये मत सोचिए कि ये बिहेवियर कोई एडल्ट का बिहेवियर है या अगर कोई बच्चा ऐसे बिहेवियर को कर रहा है तो वो नॉर्मल साइन है।
बिल्कुल डोंट इग्नोर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। ये आगे चल के बहुत सारे अदर डिसऑर्डर्स में उनकी वजह बनेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज कि यहाँ पर उसका जो रिलेशनशिप है, एक चीज और आप नोट करेंगे कि उसकी जो रिलेशनशिप है, उसकी जो बॉन्डिंग है, उसकी जो पर्सनालिटी टाइप है, वो ऐसे इम्पल्सिव बिहेवियर वाले लोगों की वो भी इम्पेयर्ड होती है और वो भी बहुत अच्छी नहीं देखी जाती। वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना पाते, वो बहुत अच्छे लोगों को जोड़ के नहीं रख पाते, उनकी रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो बी केयरफुल, अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका बच्चा या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो बी केयरफुल। अगर ऐसा कोई भी बिहेवियर है तो आप अटेंशन में आ जाइए, अलर्ट हो जाइए। जो बच्चों में एक चीज और यहाँ पे बता दें कि जैसे एक छोटा बच्चा है, क्योंकि अक्सर बच्चों में हम बचपना कह के उनके इस बिहेवियर को इग्नोर कर रहे होते हैं। यहाँ मैं बच्चों के बिहेवियर को अलग से डिस्कस कर रही हूँ। लाइक टेम्पर टेंट्रम, लोट लगा लेना बचपन में, और कपड़े खींचने लग जाना, या जैसे ही आपने कहा कि टीवी बंद कर दो और उसके बाद उसका उपद्रव शुरू हो जाना और वो बोलने लगना, उसने इतना हाइट्स ऑफ बोलने लगना। ऐसे में अक्सर पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि बच्चा प्यार तो बहुत करता है, इसको ये इमोशनल तो बहुत है, इससे लगाव तो बहुत है, लेकिन अगर इसकी बात ना मानूं तो ये ऐसा बिहेवियर करता है। अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए अगर ऐसा बिहेवियर हो रहा है। दूसरी चीज, ऐसे बच्चे जल्दीबाजी में होते हैं। अगर दो लोग बात कर रहे हैं, वो अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाते, इंटरप्ट करते रहते हैं। एक उनके अंदर हेस्टी नेचर होता है कि बीच में बोल देना। तो कई बार आप देख रहे होते हैं उनको, उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है और वो अपने वेट को, अपनी बारी का इंतजार करने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। इसमें उन्हें गुस्सा आने लग जाती है कि अगर कोई बच्चा बैट बॉल खेल रहा है और सपोज कोई बैटिंग कर रहा था और उसने वो खेलता जा रहा है, आउट नहीं हो रहा है, और ये अपना पेशेंस खो देते हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसे 10 बच्चे पेशेंस खो रहे होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो उठाकर वो बैट या बॉल उस बच्चे के सर पे मार दे रहा होगा, या उसे कुछ एब्यूज करके आ रहा होगा, या अपने खुद को भी मारते हैं। तो अगर ऐसा भी कहीं कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति आपको दिखता है तो प्लीज बी अलर्ट और इसके बारे में डिटेल में जरूर सुने और समझें भी। यहाँ पर एक है कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें। इससे पहले मैं थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेती हूँ कि कैसे हम ये मान सकते हैं कि ऐसे जो भी बिहेवियर है वो कौन से डिसऑर्डर में है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर का हिस्सा हो रहे होते हैं। कई बार बायपोलर डिसऑर्डर्स हैं, उसका भी ये लोग उसमें भी ये बिहेवियर देखे जाते हैं। अटेंशन डिफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में ये देखे जाते हैं लक्षण। कई बार ये लक्षण जो नशा ले रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूजर्स के केसेस में भी ऐसे ही इंपल्सिव बिहेवियर मिलते हैं। वो साथ में अगर एडल्ट है, कोई ना कोई नशा ले रहा होता है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में स्टार्टिंग के जोन में व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है, अननेसेसरली झूठ बोल रहा होता है, एक्सेसिवली झूठ बोल रहा होता है, छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोल रहा होता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरीके के बिहेवियर से कैसे बचें, कैसे गाइड करें, कैसे ऐसे बिहेवियर वाले व्यक्ति से आप उसको सही दिशा में मोल्ड कर पाएं और आप उसको सहयोग दे पाएं। यहाँ पर कुछ मैं टाइप्स और बताऊंगी कि ये जो ऐसा बिहेवियर है, इम्पल्सिव बिहेवियर, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जब हम टाइप्स पे जाते हैं तो ये कई बार सडन अपने प्लान को कैंसिल कर रहे होते हैं। मूवी देखने का प्लान है, नहीं जा रहे मूवी, यस। कहीं की फ्लाइट की टिकट्स बुक है, नहीं वो नहीं जाएंगे, पैकिंग खोल दो, कैंसिल कर दो। सडन ये अपने आपके प्लान्स जो हो रहे होते हैं उन्हें कैंसिल कर रहे होते हैं। सडन ये जल्दी जल्दी नौकरियां छोड़ रहे होते हैं। फ्रीक्वेंट इनकी जो नौकरी होती है वो जल्दी जल्दी छूट रही होती है। ये लोग एक ही समय में लाइक 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर में ज्यादा खा रहे होते हैं। लाइक बहुत सारी नमकीन खा ली, बहुत सारी बिस्किट खा लिए, आलू के पराठे खाने बैठे तो बहुत सारे आलू के पराठे खा लिए। एट अ टाइम इनका जो ईटिंग है
वो बाइंज ईटिंग हो जाता है, या ड्रिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेना, एक्सेसिवली उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। तो यहाँ पर कुछ हमारे ये भी एक पहचान में आते हैं। ये लोग हमेशा नयापन दिखाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, नए कपड़े, नया स्टाइल, अब मैं ये कर रहा हूँ, नया काम, जल्दी जल्दी काम बदलेंगे, अब मैं ये करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ। ये सारे साइन इम्पल्सिव बिहेवियर के ही व्यक्ति के होते हैं। तो प्लीज़ आप जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं इस समय या देख रहे हैं, वो सब लोग अब चेक करना शुरू कर दें। अगर ऐसा बिहेवियर कहीं पर भी आपको दिख रहा है तो वो ठीक बिहेवियर नहीं है, वो सब इम्पल्सिव बिहेवियर या इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स के ही अंतर आता है। ये एक साइकोलॉजिकल इलनेस है, डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बट इट इज अ साइकोलॉजिकल इलनेस। ये लोग इमोशनली बहुत आउटबर्स्ट होते हैं, सॉरी बोलते जाएंगे। आप हमेशा अगर किसी करने के बाद, ये सारी हरकतें करने के बाद जब किसी के साथ डिस्कस करेंगे, मैं तो बहुत गिल्ट प्रॉन्स हूँ, मैंने ये गलत किया, मुझे सब समझ में आता है, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, मुझे मारना नहीं चाहिए, ये कंटिन्यूस ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग होते हैं। और ये लगातार माफिया मांग रहे होते हैं, लगातार अपनी एक्सेसिव इमोशंस को आउटबर्स्ट कर रहे होते हैं, रोएंगे, चिपकेंगे, गोदी में बैठ जाएंगे, गोदी में लग जाएंगे। बच्चा भी, बड़ा भी, एडल्ट भी ऐसे ही सिम्टम्स शो कर रहा होता है। फिजिकल वायलेंस इनमें रहता है, ओवर स्पेंडिंग, लाइक खर्चा करना, शॉपिंग। यस, एक और सिम्टम्स है शॉपिंग करना, और बार बार ऐसी कोई इम्पल्स आ जाना कि हमें शॉपिंग करनी है, इसके बिना तो हमारा काम नहीं चल सकता, हमें और शॉपिंग करनी है, हमें और शॉपिंग करनी है। इट इज ऑल्सो अ वन काइंड ऑफ इसमें इम्पल्सिव बिहेवियर। इसमें एक लाइक बातचीत आप जैसे ही करेंगे तो एकदम से जंप करके आप ये लोग सीधे डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके के जितनी भी लोग हैं अपनी बुराई नहीं सुन पाते हैं, और खुद को भी कई बार ये सेल्फ हार्म करते। एक चीज़ और है इसमें कि कई बार ये लोग लाइक सेल्फ ब्यूटिज्म की तरफ भी चले जाते, चुपचाप हो जाना, सब कुछ करके चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप, सॉरी भी नहीं बोलेंगे। ये भी इनका एक रूप होता है। उसके बाद ये बिल्कुल बोलते ही नहीं है, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये समझना है कि ये लोग जो थ्रेटिंग दे रहे हैं, ये लोग जो गाली दे रहे हैं, ये इस तरीके के जो बिहेवियर एप्लीकेशंस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सब प्लान करके कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, सडन होता है, पैटर्न में होता है। तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति से हमें बचना है, हमें इस व्यक्ति को भी बचाना है। तो ये सब लोग सोशली बहुत ही फाइन, वेल, और इस तरीके से इनका आकलन किया जाता है सोसाइटी में। ये सब बिल्कुल ठीक है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कभी कभी हॉट हेडेड है, गरम दिमाग वाले हैं बस, या कभी कभी मूडी हैं। ऐसे 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 वर्ड्स को जो आप लोग यूज करते हैं ना, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है हम किस तरीके से उसको ढक रहे हैं, साइकोलॉजिकल इलनेस को पर कवर कर रहे हैं, उसको ढक के रख रहे हैं और उसको सही जगह पर सही होने नहीं दे रहे हैं। और ये जो आपकी ओवरलैपिंग है, ये जो आपका ढकना है, ये किसी के लिए, किसी की लाइफ के लिए बहुत रिस्की हो रहा है। और आगे चल के ये लोग बाकी जो लोग इस बिहेवियर में नहीं है उन्हें कैसे रिस्क में डाल रहे हैं उसका आपको अंदाजा नहीं है। मैंने कहा ये एंटी सोशल पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं आगे चल के, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी। तो आप समझ सकते हैं मेरे इस वर्ड से कि एंटी सोशल पर्सनालिटी में जो लोग आते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीजें हैं जो एंटी सोशल है। तो आप यहाँ पर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऐसे बिहेवियर को हम बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब बात आती है कि इसका मैनेजमेंट कैसे होगा। मैनेजमेंट पे सबसे पहले कि इनको आप इमीडिएट आप साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें और साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। साथ में मैनी टाइम्स एंटी साइकोटिक या एंटी ऐसी कोई पिल्स हमको ले लेनी पड़ती है जिसमें कि हमको मूड स्टेबलाइजर और एंटी साइकोटिक पिल्स हमको समटाइम्स कुछ समय के लिए चलानी पड़ती हैं इनके इम्पल्सिव बिहेवियर को। वो साइकेट्रिस्ट ही उसको लिखता है और उसी के अंडर में ये ट्रीटमेंट होने चाहिए। बाकी आपको इमीडिएट इसके बिहेवियर मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए, इनके पैटर्न्स को सही उस पे लाने के लिए
ट्रैक पर सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें करीब कम से कम 5 से 7 सेशन इनको लेने चाहिए और इन्हें कांटेक्ट करना चाहिए किसी भी ऐसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से। और लेकिन इसमें काउंसलिंग या थेरेपी, काउंसलिंग से भी ज़्यादा, इस पर भी मैं कभी लेटर ऑन डिस्कस करूंगी कि आप लोग सोचते हैं कि सबकी काउंसलिंग हो जाएगी, तो प्लीज़ काउंसलिंग सबकी नहीं होती। यहाँ पर थेरेप्यूटिक प्रोसीजर एप्लीकेशंस में लाया जाता है। तो यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन के बाद हम इनको एक रेगुलर इनके बिहेवियर को इनके साथ डिस्कस करते रहते हैं कि ये जो इनका बिहेवियर है उनको तुरंत सॉरी बोलने के लिए मत कहिए, बच्चों को भी और बड़े की भी। जब वो बार बार सॉरी बोल रहा है ना, तो वहां पे आप उसका सॉरी को एक्सेप्ट मत करिए, आप उसके बिहेवियर को डिस्कस करिए। और अगर वो वाकई में रियली सॉरी फील करता है तो वो आगे ट्रीटमेंट ले, थेरेपीज ले। सबसे पहले यहाँ पर उसका यही सबसे बड़ा सॉरी होगा। तो यहाँ पर आप उसके बिहेवियर को डिस्कस करें, ना ही कि आज का सॉरी लेके बैठ जाएं और फिर 10 दिन बाद फिर से ये एपिसोड रिपीट हो, फिर से सॉरी लेके बैठ जाएं। आपको भी सॉरी लेने की आदत हो जाएगी, उसे देने की आदत हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों का ही बुरा होगा, आपके लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता चला जाएगा और जो कर रहा है वो एक पूरी पर्सनालिटी खराब होती चली जाएगी। यहाँ पर उसको हम यहाँ पर 3 एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं। मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसीजर। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एंड सेकंड इज ये डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी को मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करते हैं कि उसे मेंटली उस वॉक पे ले जाते हैं, उस वॉकिंग कराते हैं मेंटली, जहां पर जैसी जैसी कंडीशंस में उसने अभी तक रिएक्शंस या एक्शंस दे चुका होता है। तो वहां पर हम उसको मेंटली जब उस चीज़ों में ले जाते हैं और वहां से उसको एक मेंटल एक्सपोजर मिलता है और धीरे धीरे वहां पर उसका जो अपना रिएक्शन होना चाहिए था उसको डिस्कस करके वो रिएक्शन, वो स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स उसको यहाँ पर दे देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे ऐसे अगर हम 100 टाइम्स उसको मेंटली वॉक करा देते हैं या मेंटली उसको उस सिनेरियो में ले जाते हैं, तो वहां से वो धीरे धीरे न्यू लर्निंग्स, न्यू बिहेवियर स्किल्स को लर्न करता है और स्लोली 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 उसका गुस्सा ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है और उसका जो ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, इम्पल्सिव बिहेवियर है, वो काफी हद तक मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी, इसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, डाइट, ये सब तो हर एक केस में चलेगी। अगर आपको कोई और फिजिकल इलनेस है या आपको मेंटल इलनेस है, साइकोलॉजिकल इलनेस है, एनी काइंड ऑफ इलनेस, आपको अपनी रूटीन, अपना स्केड्यूल डेली और साथ में अपनी डाइट को प्रॉपर रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज हम डिस्कस कर लें कि जब भी ये इस तरीके के जो भी केसेस हैं इम्पल्सिव बिहेवियर में, तो आप ये मत मान के चलिए कि इनको हमें रिजेक्ट करना है। ये सब मेरी और आपकी स्टोरी का हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं से इसी सोसाइटी में के एलिमेंट है। तो सोसाइटी में अगर हैं तो पूरी सोसाइटी एक फैमिली है, तो उसका अगर हम उस नजरिए से इसको देखें तो हमें इन्हें अपने साथ रखना है, हमें इन्हें एलिमिनेट नहीं करना। लेकिन इनकी जो इनको ज़रूरत है, इनको जो थेरेपीज़ की ज़रूरत है, इनको जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें उस ट्रीटमेंट को इनको देना होगा और इन्हें सही ट्रैक पर लाना होगा। मैं देख लेती हूँ कोई चीज़। यस, एक पार्ट और छूट गया है कि यहाँ पर जो इम्पल्सिव बिहेवियर का व्यक्ति है उसके अंदर सुसाइडल, यस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुसाइडल टेंडेंसीज भी होती हैं इम्पल्सिव बिहेवियर में। और अक्सर इम्पल्स, अगर एक थॉट आ गया, इम्पल्स आ गई कि उसको सुसाइड करना है या उसको सुसाइड की तरफ जाना है, तो वो बार 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 सिर्फ यही कह रहा होता है। जो लोग कहते हैं मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, तो वो स्टार्टिंग में कहते हैं और उसके बाद वो करते हैं। और हम और आप ऐसे कहने वालों से डरते हैं। तो ये जो हम और आप डरते हैं, तो अगर कोई भी आपके आसपास ये कह रहा है आपसे कि मुझे मरना है, अगर मेरी बात नहीं मानी, मैं मरना चाहता हूं, अगर ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं किया तो मैं मरना चाहता हूं, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं किया तो ये मरना चाहता हूं, तो ये भी व्यक्ति इमीडिएट
हमारे पास सिर्फ दुख है तो मरना चाहता है, तो वहां हम सिंपैथी दे देते हैं। हाँ, हमें बहुत उसके साथ सिंपैथी हो जाती है कि हाँ इसको बहुत दुख हुआ है, इसका घर का कोई नियर और डियर नहीं रहा, या इसका अभी ब्रेकअप हो गया है, या कुछ और, इसका हस्बैंड इसको बहुत मारता है, या ये जो लोग हैं इनके बच्चा बीमार है, कुछ भी हो सकती है। तो वहां पर अगर कोई मरने की बात करता है, मरता है, तो वहां हम उसे सिंपैथी दे देते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स या ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास आपको रोज ये कहता है मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, या बच्चा कोई कहता है, तो बी अलर्ट। यहां पर भी आपको अलर्ट होना है कि ये जो इम्पैक्ट है इम्पल्सिव बिहेवियर का, वो इस तरीके से आता है। ड्रग का मिसयूज करने लगता है, किसी भी तरीके की ड्रग्स का, किसी भी तरीके की मेडिसिन का मिसयूज करने लगता है। और यहाँ पर भी आपको अलर्ट होना है कि वो छुप छुप कर किसी भी तरीके की मेडिसिन को खा रहा होता है, और डिप्रेस्ड होता है। कई बार ये चुपचाप भी हो जाता है जैसे मैंने बताया, और उदास भी हो जाता है, और बाकी सेल्फ और अदर हार्म तो इसमें रहते हैं। तो इम्पैक्ट इसका कई बार सुसाइडल वे में भी आता है इम्पल्सिव बिहेवियर का। और अक्सर सुसाइड जो है वो इम्पल्सिवली ही किए जाते हैं। तो ये मत डरिए कि आपका घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो इम्पल्सिव बिहेवियर का है, वो सिर्फ उसके मरने से मत डरिए। वो जो हर दिन मर मर के जी रहा है और उसको विदाउट अपनी सेल्फ स्टीम को खो के जी रहा है, इतनी बार सॉरी कह देना और उसके बाद फिर से उसी बिहेवियर पर उसका कंट्रोल नहीं होना, तो सोच के देखिए कि उस शख्स की भी कुछ ना कुछ अपनी जरूर दिक्कत होगी। तो हमें और आपको अपनी इस कहानी के हिस्से में उस व्यक्ति को मदद पहुंचानी है, उस व्यक्ति को सही ट्रीटमेंट तक ले जाना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है और मेरे आसपास होगा तो मैं ध्यान रखूंगी, और आपके आसपास होगा तो आप ध्यान रखिए। और प्लीज प्लीज ऐसे व्यक्तियों को सही दिशा दिखाइए। और कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है, मेरे नंबर पर मैं हर बार अपना हेल्पलाइन नंबर आपको बता रही हूँ, 9411731750। तो आप इस नंबर पे जरूर टेक्स्ट करें और कोशिश करें जो भी आपके व्यूज हैं, लाइक शेयर इज ओके, बट आपके एक्सपीरियंसेस वो ही इस पूरी तेरी मेरी कहानी को, ये मैं इसको एक लंबा एपिसोड तक रखूंगी, और इसको मैं चाहूंगी कि इसका ये कभी स्टॉप ना हो। और इसमें आगे मैं कुछ एक्सपर्ट्स को भी आगे जोड़ना चाहूंगी। थोड़ा सा ये पीरियड बहुत टफ चल रहा है, तो इसलिए आई एम डीलिंग बाय माई ओन सेल्फ, तो इसको मैं आगे भी लेकर जाऊंगी। तो प्लीज आप अलर्ट रहें और मुझे अपने मैसेजेस, अपने लाइक्स, अपने शेयर्स भेजते रहें, और साथ में जो अगला टॉपिक आप चाहते हैं वो भी भेजते रहें। बहुत सारे मेरे पास टॉपिक आ गए हैं, कुछ सोशल इश्यूज पर, कुछ बच्चों के इश्यूज पर, मैंने सबको नोट करती जा रही हूँ, और बहुत जल्दी उन सभी टॉपिक को धीरे धीरे करके आपके साथ होंगी। तो इसी आशा के साथ कि आप सब लोग इस कोविड माहौल में एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, और जितने मेरे प्रीवियस सेशंस हैं उन सबको अपनी बिहेवियरल एप्लीकेशंस में अप्लाई करेंगे। तो इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार साथियों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।